सही है। अब हम थोड़ा सा डेफिनेटली देखो बेटा, ये याद रखना, फाइनेंस में डेरिवेटिव सबसे मुश्किल टॉपिक्स हैं। और इवन जिन लोगों ने इंटर में मैथ में डेरिवेटिव पढ़े होंगे उनको भी उस वक्त आंसू पहुंच गए होंगे कि डेरिवेटिव्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफिकल्ट होती है। इनका कॉम्प्लेक्स मॉडल है बहुत। तो फाइनेंस के डेरिवेटिव तो वैसे भी एक दूसरे एसेट्स के बेस पे काम करते हैं, तो वो इसलिए भी और बड़े अजीब से हुए होते हैं। अच्छा, ये चार मार्केट पार्टिसिपेंट है, चारों मार्केट पार्टिसिपेंट मैं फिर रिपीट कर दूं। नंबर वन हेजर है। हेजर का मोटिव रिस्क मिनिमाइज करना होता है। हेजर प्रॉफिट के लिए नहीं आते। वो एक अलग बात है कि उसमें कुछ उनको कमा भी लें, लेकिन उनका बेसिक मोटिव होता है रिस्क मिनिमाइज करना। मोस्ट ऑफ द टाइम हेजर जो होते हैं वो जेन्युइन बायर और सेलर्स होते हैं, मिडिल मैन नहीं होते। हेजर एंड यूजर होते हैं दोनों तरफ। वो लोग होते हैं क्योंकि वो उनके पास रियल प्रोडक्ट होती है, वो अपने आप को उस सेंस में मिनिमाइज करना चाह रहे होते हैं। और बकिया तीनों, स्पेकुलेटर, आर्बिट्रेटर्स, मार्जिन ट्रेडर्स, ये मोस्टली मिडिल मैन होते हैं जो मार्केट की इनएफिशिएंसी या मार्केट की प्राइस वॉल्टिलिटी के दरमियान जाके खरीद के, इनको आप एक तरीके से कह सकते हैं इन्वेस्टर्स होते हैं। ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो वहां पैसा लगाते हैं, जब थोड़े से अच्छे पैसे मिलते हैं बेच के चले जाते हैं। लेकिन हेजर्स वो लोग होते हैं जिनकी जो अपनी कमोडिटीज को ओन करते हैं, जिनकी कमोडिटीज रियल होती हैं। वो इन्वेस्टर के तौर पे नहीं आते, वो एक तरह से प्रोड्यूसर होते हैं और उनको उसको कीप करना होता है। और बकिया तीनों इन्वेस्टर्स होते हैं, मार्केट की डिसएफिशिएंसी से अपने नोट बनाते हैं, एज ए इन्वेस्टर आते हैं और फिर मार्केट से कमा के बाहर हो जाते हैं। ओके, देन एडवांटेजेस क्या है डेरिवेटिव्स के, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, सिमिलर वही है। रिस्क एक्सपोजर हेज कर लेते हैं कि रिस्क कम से कम मिनिमाइज हो जाता है। अंडरलाइंग एसेट्स, ये नहीं क्या बार बार आ रही आवाज ही नहीं आ रही, टुनटुने की तरह बैठे। hold on। अब कुछ वॉइस बेहतर है बेटा? हेलो, जी सर। अब वॉइस आ रही है? देखो, नंबर जी वन सर। पे है हैजिंग रिस्क एक्सपोजर। ये सिर्फ जेन्युइन बायर और सेलर होते हैं जिनका बुनियादी मकसद अपने फ्यूचर रिस्क को आज सिक्योर करना है। दे आर लाइक अ इंश्योरेंस, बिल्कुल इंश्योरेंस। हो सकता है गाड़ी मेरी चोरी हो सकता है ना भी हो, लेकिन मैं अपने आप को रिस्क एक्सपोजर कवर कर रहा हूं। इसी तरह ये लोग करते हैं। दूसरा एक एडवांटेज, जो बहुत बड़ा एडवांटेज है उस एसेट्स की जिसकी बेस पे आप डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बनाए। लेट सपोज आपने टोमेटो को आज आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, उसका एडवांटेज क्या हुआ कि 2 महीने बाद की टमाटर की मिनिमम प्राइस तो आज डिसाइड हो गई कि यार ये कम से कम इससे नीचे नहीं जाएगा। इसके ऊपर तो इसका फॉरवर्ड, अभी तुम लोग देखना आज स्टॉक मार्केट जाना, वहां पे सबसे नीचे आके फ्यूचर एग्रीमेंट आ रहे होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे होंगे मुख्तलिफ कंपनियों के, किसी के अप्रैल के, किसी के मई के। तो वो ये बता देते हैं कि यार ये कम से कम इतने परसेंट तो रहेगा, इससे नीचे जाने के ऑप्शंस नहीं है। तो फ्यूचर की प्राइस जरूर डिटरमाइन हो जाती है, ये एक एडवांटेज है। देन मार्केट एफिशिएंट हो जाती है। क्यों? कि लोग बहुत टेक्निकली अपनी प्रोडक्ट्स को चेक कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। जब मार्केट्स एफिशिएंट हो जाती है तो इसका एडवांटेज ये होता है, अच्छा ये ख्याल रखना, जब भी मार्केट एफिशिएंट होगी इज ऑलवेज अ गुड साइन फॉर एवरीवन। क्यों? मार्केट एफिशिएंसी का मतलब है लॉट्स ऑफ बायर, लॉट्स ऑफ सेलर और कंप्लीट प्राइस नॉलेज फॉर एवरीवन। ये एक एडवांटेज है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा। स्क्रीन क्लियर नहीं हो रही है आपकी, ब्लैक सा कुछ आ रहा है। ओके, लेट मी चेक अगेन। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। इट्स क्लियर? यस सर। ओके, मार्केट एफिशिएंसी इस सेंस में है कि जब लॉट्स ऑफ बायर एंड सेलर्स हैं तो फिर आप किसी एक दो लोगों के कार्टेल में फंस नहीं सकते, फिर मार्केट ओपन है। नॉर्मली तौर पे ये किसके लिए है? ये एक्सचेंज वाली मार्केट। मार्केट एफिशिएंसी पर्टिकुलरली एडवांटेज ऑफ एक्सचेंज। जैसे आप लोग कराची स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे थे, तो आपको पता है वहां लाखों खरीदने वाले, लाखों बेचने वाले। तो आप किसी के आगे ब्लैकमेल नहीं हो सकते कि मैं तो नहीं खरीद रहा। आप गए, आप अब जैसे जिसके पास हैस्कॉल था उसको 1 सेकंड नहीं लगेगा, बेच देगा हैस्कॉल, वो लाएगा बिक जाएगा, क्योंकि मार्केट का KSE 30 का वो शेयर है। लेकिन अब आपने एक ऐसा शेयर ले लिया जिसको कोई खरीदता ही नहीं, तो वो एक अलग चीज है।
लेकिन मार्केट एफिशिएंट होती है, मार्केट बहुत क्विकली मूव हो रही होती है और मार्केट में नॉलेज को छुपाना डिफिकल्ट हो जाता है। असेस टू अनअवेलेबल एसेट्स, वो सारे एसेट्स भी मार्केट में ट्रेड होने के लिए आते हैं जो अभी नहीं है। अभी बहुत छोटी सी एग्जांपल इसकी मैं तुम्हें एक शेयर करूं। अभी कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में आने वाली है फ्रूट्स में? मैंगो। मैंगो के जितने बाग हैं उनकी सारी फॉरवर्ड एग्रीमेंट्स होते हैं। अब मार्च अप्रैल में जब बागों में फूल आ जाता है उस वक्त पूरे पूरे बाग के सौदे हो जाते हैं। तो आपको पता होता है कि कितना जो अनअवेलेबल एसेट्स हैं वो भी एसेट्स में आ जाते हैं कि कितने सौदे हो गए। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि 10,000 बागों के सौदे हुए हैं और हर बाग में 1,000 पेड़ है, तो इसका मतलब है 10 लाख पेड़ों का सौदा हो गया, वो 1 करोड़ पेड़ों का सौदा हुआ है। और अगर हर पेड़ पे 25 आम लगेंगे तो इसका मतलब है 25 करोड़ आम तो मार्केट के लिए पक्के हो गए, क्योंकि इनके तो एग्रीमेंट हुआ हुआ है, ये माल आएगा। तो ये एक एफिशिएंसी होती है कि उस सेंस में आपके पास डॉक्यूमेंटेड डेटा बहुत आ जाता है जिसकी बेस पे आपको काम करना बहुत आसान हो जाता है। ये ख्याल। डिसएडवांटेज उससे भी ज्यादा है। डिसएडवांटेज इस सेंस में ज्यादा है, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, वॉल्टिलिटी बहुत ज्यादा है प्राइस की। थोड़ी सी न्यूज में मार्केट चेंज हो रही होती है, एक न्यूज आती है एकदम से प्राइस कुछ और हो जाती है, एक न्यूज आती है प्राइस ऊपर चली जाती है नीचे चली जाती है, बहुत ज्यादा है, हाई रिस्क है बिल्कुल। कि जी अभी जैसे लेट सपोज कि आप इस वक्त, जैसे मैं खरबूजे की एग्जांपल दूं, खरबूजा मार्केट में आया हुआ बहुत देर आप होल्ड नहीं कर सकते। या अभी आजकल आपने देखा होगा कि हमारे मोहल्ले की जो मिल्क शॉप्स हैं उन्होंने दूध यानी दूध की प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल लगा दी। जो दूध 100-110 रुपए का है वो कोई 80 में बेच रहा है, कोई 90 में बेच रहा है, कोई 70 में बेच रहा है। क्यों? कि बात है कि आगे सप्लाई नहीं जा रही तो कितनी देर को कैरी करेगा, डिमांड है ही नहीं, तो उसने प्राइस कम की। अब वो तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। हाई रिस्क है, बिल्कुल है हाई रिस्क। अच्छा हाई रिस्क किस में, ये ख्याल रखना, हाई रिस्क सिर्फ दो में है, स्वैप और फॉरवर्ड। मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स होती हैं डेरिवेटिव्स में, फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप्स और ऑप्शन। तो जितनी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन है उनमें हाई रिस्क है डिफॉल्ट का, क्योंकि फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर्स है और स्वैप ट्रांजैक्शन भी बिटवीन बायर एंड सेलर्स है। जो ट्रांजैक्शन डायरेक्ट है 1 to 1 है उसमें रिस्क हाई है, क्योंकि वो डिफॉल्ट हो गया, एक पार्टी भी डिफॉल्ट हो गई तो ट्रांजैक्शन खत्म हो गई। लेकिन जितनी ट्रांजैक्शन एक्सचेंज के जरिए हो रही है उनमें रिस्क हाई नहीं है, उनमें रिस्क लो है। ओके, इन टर्म्स ऑफ पेमेंट की बात हो रही इन है ना टर्म्स सर ऑफ यहाँ पर पेमेंट, हाई इन रिस्क टर्म्स में। ऑफ एग्जीक्यूशन, इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट। देखो एक्सचेंज है ना, तो वहां पे गारंटी बीच में आ गई है एक्सचेंज की, तो बायर को और सेलर को ये डिफॉल्ट का लॉस नहीं है। उनको ये पता है कि यार एक्सचेंज जिम्मेदार है, सौदा उसने कराया है, सही। लेकिन जहां पे फॉरवर्ड में क्या है, फॉरवर्ड में बायर और सेलर डायरेक्ट है, ओटीसी है। ओटीसी ट्रांजैक्शन का मतलब है बायर और सेलर डायरेक्ट है। अगर खुदा ना खासा बायर डिफॉल्ट कर गया तो सेलर किसके पास जाएगा? रिस्क आ गया, अब माल तो रेडी पड़ा है, अब किसको बेचूं? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए है कि कॉम्प्लेक्सिटी इसकी जो वर्किंग नॉलेज है, जो ये वर्किंग एग्जीक्यूशन करते हैं बैंक्स, वो काफी कॉम्प्लेक्स मॉडल है, इट्स नॉट अ इजी मॉडल। क्योंकि मेरे पास क्लासेस का शेड्यूल तुम्हारे पास कम है, लेकिन अगर मुझे मौका लगा तो मैं अगली क्लास में किसी वक्त तुम्हें स्वैप की वर्किंग और रिपो की वर्किंग कुछ शेयर करूंगा कि स्वैप्स कैलकुलेट फिक्स से फ्लोटिंग में कैसे जाते हैं, यानी कि फिक्स इंटरेस्ट से फ्लोटिंग इंटरेस्ट कैसे होता है, दो करेंसियां फॉरेन एक्सचेंज एक दूसरे को स्वैप कैसे करती है, आगे ये क्लियर आए कि ये वर्किंग की कैसे जाती है। अभी तो मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं कि ये होती है। तो कॉम्प्लेक्स मॉडल है, इट्स नॉट एन इजी मॉडल, मॉडलिंग शिफ्ट है, लेकिन डेफिनेटली मेरे ख्याल में मैंने तुम लोगों से एक यूएई दरहम और डॉलर और उसकी एग्जांपल शेयर की थी, इस टाइप की कोई एग्जांपल हमने शेयर की थी ना लास्ट क्लास में? सर मनी की वैल्यूएशन और मनी की डिवैल्यूएशन के वैल्यू, हाँ बारे ना, में बोला था बस वही, जी। वो तो थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझाई थी। जब हम ये स्वैप ट्रांजैक्शन में आते हैं तो इसमें 2-4 फैक्टर्स को हमें चेक करना पड़ता है। फिर इसका तो ये भी इंशाल्लाह इनका अपकमिंग क्लास थोड़ा सा तुम्हारा कोर्स आउटलाइन के हिसाब से फाइनल करूं तो एक क्लास जरूर तुम लोगों की ऐसी लूंगा जिसमें ये प्रैक्टिकल नॉलेज तुम्हारे साथ शेयर करूं कि ये कैलकुलेट कैसे करोगे, इसकी वर्किंग कैसे होगी, इसके मॉडल का इजीएस्ट मोड क्या है, वो चीज हम करेंगे इंशाल्लाह। स्पेकुलेटिव फ्यूचर है क्योंकि 3 लोग गैम्बलिंग के लिए आते हैं। स्पेकुलेटिव फ्यूचर इसलिए कि इसमें 4 मार्केट प्लेयर्स हैं आपके पास, उसमें से 3 मार्केट प्लेयर इन्वेस्टर्स हैं।
और इन्वेस्टर आते हैं गैम्बलिंग के लिए, सिर्फ नफा कमाने के लिए। तो ये, और पांचवा है काउंटर पार्टी रिस्क। ये देखो, काउंटर पार्टी रिस्क और हाई रिस्क तकरीबन एक है, दोनों फॉरवर्ड के हैं। बायर बैक हो गया या सेलर बैक हो गया, दोनों सूरतों में अपोनेंट पार्टी को लॉस बर्दाश्त करना पड़ जाता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज सर, हाँ, जैसे ओटीसी में डिफॉल्ट के रिस्क अगर जो है किसी पार्टी को लॉस हो रहा है तो वो ये नहीं शो कर सकती कि डिफॉल्ट नहीं शो कर सकती ओटीसी में, तो फिर ओटीसी में लोग कौन जाते होंगे? मतलब कि अगर ओटीसी जैसे में देखो, किसी कोई ओटीसी में बड़ा एक्सचेंज ही सिंपल नहीं है, है। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन अभी तुम्हें दे देता हूँ। तुम लोगों ने कोई कपड़ा स्पेशली बनवाया है, कोई काम वगैरह? जी सर। सर वो समटाइम्स ये होता है कि वो जिसको आपने काम दिया होता है, एडवांस दिया होता है, कपड़ा दिया होता है, वो कहता है जी मार्केट बंद है, मैं तो दे ही नहीं सकता। क्या करोगे? टाइम डेट के कुछ ऊपर भी लॉस हो गया। नहीं। यस सर। अब एक्चुअली ऑब्जर्व करो, उसको कवर करने के लिए क्या करते हैं आप? हेजिंग करते थे। अगर आपको 20 तारीख को पहनना है ना, तो आप टेलर को 12 तारीख की डेट देते थे, यस सर। ताकि अगर वो डिफॉल्ट भी करे, क्योंकि आपने वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करनी ही करनी है। तो वजह ही बिल्कुल इसी तरह, वो उसने कहा भाई मैं नहीं दे सकता, सॉरी, अपना कपड़ा ले चले जाएं। आप क्या कर लेंगे? कुछ आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हाई रिस्क है, क्योंकि उसमें कोई मिडिल मैन नहीं था। लेकिन अगर कोई बीच में गारंटर होता तो वो इससे डिफॉल्ट नहीं कर। ये मैंने आपको दराज की एग्जांपल दी, दराज बीच में एज अ गारंटर है। आपने दराज में कोई परचेसिंग की, दराज आपको वो ऑर्डर पहुंचाएगा, क्योंकि दराज ने गारंटी दी हुई है। और अगर नहीं पहुंचाएगा तो आपके पूरे पैसे वापस कराएगा। ये चीज है। तो डायरेक्ट ट्रेड जितनी होती है उसमें काउंटर पार्टी रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन जितनी भी ट्रेड एक्सचेंज के जरिए होती है उसमें काउंटर पार्टी रिस्क मिनिमम होता है, क्योंकि डिफॉल्ट का रिस्क नहीं है ना वहां पे। ओके, अब वो प्रोडक्ट्स जो काम करती हैं, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स दो हैं, एक ओटीसी और एक एक्सचेंज ट्रेडेड है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया सर है डिटेल में। एडवांटेजेस वाली स्लाइड लगा दें 1 मिनट। ये लो बेटा, ये मैं सर भी इसमें तुम्हारी जो एलएमएस फोर्थ पे शेयर कर पॉइंट, लूंगा। हाँ सर बोलो। फोर्थ पॉइंट इसमें दोबारा से क्लियर कर दें। असेस टू अनअवेलेबल एसेट्स। देखो, जब हम किसी का फॉरवर्ड ट्रेड कर लेते हैं, देखो समझना थोड़ा सा, मैंने एक आदमी से सप्लाई खरीद ली है, तो मुझे वो माल आगे बेचना है। मैंने एक एक्स से एग्रीमेंट किया कि वो मुझे 2000 किलो आलू देगा। तो अब ये 2000 किलो जब मैंने एक एग्रीमेंट कर लिया, तो ये 2000 किलो आगे मैंने भी आगे बेचने, तो मैंने उसकी सेलिंग शुरू कर दी। जिसकी मैंने आपको मैंगो के फार्म्स की एग्जांपल दी थी। आम के बाग के जितने सौदे हो गए, इतना आम तो बाजार में आएगा, क्योंकि जिसने सौदा किया वो बाजार में लेके आएगा। तो वो जो अभी तक अनअवेलेबल था एसेट्स, कंफर्म नहीं हो रहा था, इन एग्रीमेंट्स के बाद वो कंफर्म हो जाता है। अब लेट सपोज, अब यहाँ पे आना देखो थोड़ा सा, हम फाइनेंस जब पढ़ते हैं, अब डिमांड, अब पाकिस्तान की डिमांड है लेट सपोज 20 लाख या 2 करोड़ आम की, और पाकिस्तान में सौदे बुक हुए हुए 2.5 करोड़ आम के, तो इसका मतलब है 50 लाख आम एक्स्ट्रा आ रहा है। अब 50 लाख आम अगर इस मार्केट में एक्स्ट्रा आएगा तो डिमांड, सप्लाई ज्यादा आ जाएगी, तो प्राइस बुरी होना शुरू हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे पहले से ही पता है कि ये आएगा, तो मैं मार्केट में, आउट ऑफ द मार्केट भी कस्टमर ढूंढना शुरू करूंगा। अब यही उल्टा है, आपकी पाकिस्तान में डिमांड है 2 करोड़ आम की, और इस बार जो क्रॉप्स अभी तक एग्रीमेंट में आई हुई है वो 1.5 करोड़ आम आई है। इसका मतलब है इस बार आम के रेट बढ़ेंगे, क्रॉप नहीं आई है बाजार में। तो ये असेस टू अनअवेलेबल, वैसे आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब एग्रीमेंट हो जाएंगे तो ये ज्यादा एग्रीमेंट मार्केट के लोग कर रहे हैं ना, तो वो मार्केट में नॉलेज ओपन होती है कि यार इन्होंने इतना एग्रीमेंट किया है, इसका ये एग्रीमेंट है, इसका ये माल आज उतरेगा, इसका ये माल कल उतरेगा, और उसी हिसाब से काम हो रहा होता है। मार्केट नॉलेज आ जाती है ना, तो असेस आपके लिए हो जाता है इजी, कि हर एक को पता तो अच्छा इतना माल आ रहा है। लेट सपोज मैंने एक ऑर्डर बुक कर लिया कि मेरा पूरा कंटेनर आ रहा है, तो वो कंटेनर मैंने बाजार में ही बेचना है ना, तो मैंने अपने सब लोगों को बता दिया कि इतना 30, एक 40 फुट का कंटेनर मेरा आ रहा है, उसमें 30 टन माल है, ये माल है, सौदा करो। असेस हो गया मैं सबके लिए, एवरी वन नोस का खुरम साहब का माल उतर रहा है, कल उतरेगा। उस पॉइंट से हम काम करते हैं, ये इस पॉइंट से। लेकिन मैं अगर ना सौदा किया वो, तो किसी को नहीं पता कि कल माल कहां से मिलेगा। ओके, और कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, अच्छा, ये ईटीसी यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट या ओवर द काउंटर, ये सेम है। बस ये ख्याल रखना, ओवर द काउंटर टेलर मेड होता है, आप अपनी मर्जी से एग्रीमेंट कर सकते हैं जैसे दिल चाहे,
लेकिन एक्सचेंज में जो काम करेगा वो स्टैंडर्डाइज होगा। तुम लोगों ने भी देखा होगा भी स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे थे, 500 से कम का शेयर आप नहीं खरीद सकते रेगुलर मार्केट में, तो वो एक्सचेंज ट्रेडेड है, यानी कि जो भी आएगा वो कम से कम 500 खरीदेगा, 500 से कम खरीदने का ऑप्शन नहीं है उसके पास, और 500 से कम कोई बेचेगा भी नहीं रेगुलर में। हाँ, ऑड लॉट का भी एक ऑप्शन वहां होता है कि आप 2 भी बेच सकते हैं, लेकिन रेगुलर मार्केट में अगर मैं कहता हूं मुझे 2 सौदे चाहिए तो 2 सौदों का मतलब है 500 के लॉट होगी भाई, वो 2 एवरीवन नोस। तो स्टैंडर्ड होता है, तो इसलिए उसको रेगुलेट करना आसान होता है। ओटीसी रेगुलेट करना मुश्किल है। मैं कह रहा हूं जी मैं तो आपसे मुझे 2.2 चाहिए बस, आप कहेंगे भाई 2.2 ले लेना। बिल्कुल उसी तरह मैं इसकी एग्जांपल समझाता हूं। एक्सचेंज रेडीमेड है और ओटीसी टेलर मेड है। टेलर मेड आपकी मर्जी से होगा तो उसको रेगुलेट करना आसान नहीं है, हर आदमी के हिसाब से डिफरेंट हो रहा होगा। एक्सचेंज रेडीमेड है, हर एक को एक ही जैसी चीज मिलेगी, तो उसमें मेरी कॉस्ट कटिंग होती है, तो ये ख्याल रहे। अब डेरिवेटिव्स की कैटेगरीज, वो तो टाइप्स की कैटेगरीज 2 हैं, एक फॉरवर्ड कमिटमेंट्स है और एक एक्सचेंज, एक कॉन्टीजेंट क्लेम्स है। ये मैं भी डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, ये डिटेल में मैं कमिंग क्लास में फॉरेक्स के साथ समझा दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा एक ही क्लास में पूरे डेरिवेटिव्स को हजम करना। लेकिन ये डेरिवेटिव्स की वो एग्जांपल है जिनको हम कहते हैं कि ये डेरिवेटिव्स मार्केट में इस शेप में या इन कैटेगरीज में ट्रेड किए जाते हैं। ओके, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। अब कोई क्वेश्चन तो डेफिनेटली यू आस्क मी। अच्छा होल्ड ऑन, मेरे बॉस का फोन आ रहा है, मैं उनका फोन सुन लूं।